and today we have a special guest, Dr. Nikhil Sharma, and the topic is bone health. एक तो जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो हमें सन एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। तो जो मिल्क का पार्ट होता है, नॉर्मल हमारी जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की ना, वो इन द ग्रोइंग एज है 1000 मिलीग्राम तक। किसी ज़माने में कहा जाता था कि राजा महाराजाओं की बीमारी है। So why gout is so common and which food we should avoid? तो अगर ये पार्ट बढ़ता है तो आप यूरिक एसिड का टेस्ट करा के आपका जो गाउट वाला पार्ट है उसको चेक कर सकते हैं। So समराइज करते हैं कि एक तो आप कॉर्डिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज करो, साथ में आप पीआरपी का इंजेक्शन ले लो एंड कंबाइन इट विद हाइलोरेनिक एसिड का इंजेक्शन। सो सर, नी रिप्लेसमेंट करवाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? तो आपको स्पोर्ट शूज़ जो कुशनिंग के साथ आते हैं उसको पहन के रन करना चाहिए। ऑल्सो रनिंग से पहले वार्म अप करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, जिससे कि आप इंजरीज को प्रिवेंट कर पाएँ। टेनिस एल्बो यस, बहुत, हालांकि टेनिस वालों को होती नहीं है टेनिस एल्बो नाम है, बट हाउ कॉमन इट इज़ इन योर प्रैक्टिस? सर जो लोग कारपेंटर्स होते हैं या फिर जो लोग बार बार हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन ऑर्थोपेडिशियंस जो स्क्रू कस रहे हैं लगातार बार बार ओटीज़ के अंदर, उनको भी होने के चांस होते हैं। अब जिन लोगों के अंदर विद मेडिसिन भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, हमने सब चीज़ें ट्राई की, इंटरम्स्कोर इंजेक्शंस, सब चीज़ें ट्राई करने के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है, तो ऑप्शंस आते हैं हमारे पास सर्जरी का। एनी स्पेसिफिक टिप टू कीप योर बोन्स हेल्दी? फर्स्ट थिंग, सन एक्सपोजर आप करा सकते हो, वो फ्री है, धूप मिलती है, आप बस जाके बैठना है, कपड़े हटाने हैं, थोड़ा स्किन को एक्सपोज कराना है, आपको सन एक्सपोजर लेना है। हेलो ऑल, आई एम डॉक्टर आशीष सहदेव एंड आज फिर से हाजिर है एक नए पॉडकास्ट को लेके। एंड टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर निखिल शर्मा, एंड द टॉपिक इज बोन हेल्थ. And Dr. Nikhil Sharma is a MBBS and MS Ortho, and we're gonna talk about joint pains, we talk about osteoporosis, we'll talk about backaches, and we will also talk about knee replacement therapies. So ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा डॉक्टर निखिल के पास जाएंगे. So hello डॉक्टर निखिल, thank you for coming on this show. And पहले आप बताइए सर, आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? मैं अभी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ एट एएस ऑर्थोपेडिक क्लिनिक इन सेक्टर 86 इन गुड़गांव। परफेक्ट. तो सर, आप मतलब यू आर यंग ऑर्थोपेडिशियन, और मैंने अभी मतलब जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी और अब तक ऑर्थोपेडिक्स में बहुत सारे चेंजेस आ गए होंगे, तो एक कॉमन सर जो चीज़ जो सबके दिमाग में रहती है, विटामिन डी. मतलब मैंने एक स्टडी पढ़ी है जिसमें अराउंड 90% ऑफ इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी. तो विटामिन डी से डेफिशिएंसी इतनी कॉमन क्यों है? पहला तो क्वेश्चन ये है. और अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उससे क्या क्या हो सकता है और हाउ टू अवॉइड दैट? विटामिन डी डेफिशिएंसी ना बहुत कॉमन है आजकल ना, ये बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस। एक तो जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो हमें सन एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, उसके कारण भी विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो कॉमन होती जा रही है। इसके साथ साथ ये कराती क्या है, अगर हमें बचपन में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो ये रिकेट्स या जो पार्ट बोन्स वीकनिंग का है वो कराती है, उससे बच्चों के जो पैर होते हैं अंदर की तरफ चले जाते हैं, जिसे हम जेनु वैरम या वेलगम भी बोलते हैं। ऑल्सो ये कभी कभार हमारे दांतों की डेवलपमेंट को भी डिले करती है, चेस्ट पे कोस्टोकोंडाइटिस कराती है, फ्रंटल बोजिंग कराती है। अगर हम देखें ये अडल्ट के अंदर क्या क्या कराती है, तो जो पार्ट होता है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स के अंदर, अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी उनके अंदर आती है तो ये ऑस्टियोपोरोसिस भी कराती है। तो विटामिन डी आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कम पाया जा रहा है, और इसको पूरा करने के लिए भी आप कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज है जिससे विटामिन डी डेफिशिएंसी नेचुरली ठीक कर सकते यस यस, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर में भी। जस्ट लाइक विटामिन डी को अगर आपको इम्प्रूव करना है, तो फर्स्ट थिंग तो सन एक्सपोजर दैट यू कैन टेक फ्रॉम 8 to 3 PM और इन द अर्ली सनराइज टाइम। हैं? अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको डाइट के अंदर विटामिन डी इम्प्रूव करना है तो यू शुड टेक मोर ऑफ ब्रोकली, मैंगोज, पपाया, कैरेट, चीज़, अंजीर, चिया सीड, आलमंड, मशरूम, चिकन, फिश। ओके, हाँ, ये सारी चीजें तो हम खाते हैं सर. So we can, what about milk? मिल्क भी एक अच्छा सोर्स है मेनली कैल्शियम के लिए। तो जो मिल्क का पार्ट होता है, नॉर्मल हमारी जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की ना, वो इन द ग्रोइंग एज है 1000 मिलीग्राम तक। तो अगर हम एक गिलास मिल्क लेते हैं तो हमारा जो पार्ट एक गिलास 250 ml मिल्क के अंदर कवर होता है, वो 300 mcg कैल्शियम कवर कर देता है हमारा काउ मिल्क, और जो 350 mcg कवर कर देता है बफेलो मिल्क। तो अगर हमें आपको पूरा करना है 1000 तक पूरा करना है, तो 3 गिलास तक अगर आप लें तो आपका कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। मिल्क में भी विटामिन डी का पार्ट होता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं होता है वो भी। बहुत ज्यादा नहीं था, पर एटलीस्ट कैल्शियम कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है। सोर्स है. कैल्शियम के और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, अगर आप
देखें तो कैल्शियम को पूरा करने के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। हम्म, मिल्क का पार्ट हो गया, चीज़ हो गया, एग हो गया एंड पनीर या फिर टोफू, इन सब चीज़ों में कैल्शियम मिलता है आपको। कैल्शियम अलॉन्ग विद दैट सीड्स का भी कुछ पार्ट होता है, उसमें भी आपको जो चीज़ें कैल्शियम की होती हैं वो मिल जाती हैं अच्छे से। मिल जाती है। सर एक क्वेश्चन ये है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए लोग ओवर द काउंटर विटामिन डी और कैल्शियम कॉम्बो लेते हैं। यस। इनफैक्ट इंजेक्शंस बहुत पॉपुलर है विटामिन yes. डी के, वो लेने चाहिए, अगर लेने चाहिए तो क्या फ्रीक्वेंसी और क्या डोज में लेने? देखो पहले तो आपको विटामिन डी आपके लेवल्स चेक कराने चाहिए, अगर वो ज़्यादा डेफिशिएंट है देन ओनली आपको इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट के इंजेक्शन आते हैं जो इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं, जो आपका जो पार्ट होता है 6 मंथ तक एक बार में मोस्टली पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप विटामिन डी के शॉट्स लेना चाहते हैं तो 60,000 यूनिट के शॉट्स आते हैं जो आप वंस अ वीक ले सकते हैं। वो लेकिन ओरल है? यस, वो ओरल है, जो हफ्ते में एक बार लेने होते हैं हमें। इसके साथ साथ ना आजकल क्या आता है, जो हमारा मैग्नीशियम का पार्ट होता है ना वो भी कंबाइंड आता है विद विटामिन डी। तो इफ़ यू टेक इट विद मैग्नीशियम तो जो एब्जॉर्प्शन का पार्ट होता है विटामिन डी का वो बढ़ जाता है। Yeah. अलॉन्ग विद दैट विटामिन डी का एक मेन रोल तो हो गया कि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है बोन्स के अंदर। हाँ। बट अगर आप इसको विद मैग्नीशियम लेते हैं तो इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जस्ट लाइक कि आपका जो हार्ट हेल्थ है वो इम्प्रूव होता है, जो आर्टरीज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है वो डिक्रीज़ होती है। अलॉन्ग विद दैट ये आपके डायबिटीज़ होने के रिस्क को भी कम करता है। कम कर। आपकी जो इम्यूनिटी होती है इसको मेंटेन करके रखता है। आपका जो मूड स्टेबलाइजेशन का पार्ट होता है, ये भी विटामिन डी का थोड़ा रोल आता है। तो विटामिन डी एक मेजर पार्ट है जो आपको अपनी डाइट के अंदर या सन एक्सपोज़र या फिर सप्लीमेंट पूरा रखना चाहिए, जिससे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो मेंटेन अलॉन्ग विद मैग्नीशियम। अलॉन्ग विद मैग्नीशियम लेंगे तो और अच्छा एब्ज़ॉर्प्शन होगा इसमें। ओके, तो इंजेक्टेबल 6 मंथ में लेने में कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं है, अगर आपका लो है पार्ट तो आप ले सकते हैं उसको, बट बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर मंथ इंजेक्शन ले रहे हैं, उससे जो है हाइपर सेंसिटिव जो पार्ट होता है वो सब रिएक्शंस आते हैं बॉडी के अंदर, हार्ट रेट बढ़ने वाला पार्ट आता है। तो आपको पहले आपका जो लैब है उसमें टेस्ट कराना है विटामिन डी का। अगर वो चीज़ लो आ रही है देन आप डिपेंड करते हैं कि अगर लो ज़्यादा है तो इंजेक्शन लें, अगर थोड़ा अमाउंट लो है देन ओरली भी आप उसको पूरा कर सकते और ओरली शॉट्स जो आपने 60,000 के हैं। बताए यस। वो भी ले सकते हैं। तो सर अभी एक और पॉइंट आपने लिया था, मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत कॉमन है सर, हमारे घर में भी लोगों को नॉलेज है इस बात की कि आफ्टर द मेनोपॉज ऑस्टियोपोरोसिस होता है। पहले तो सर ये बताइए कि मेनोपॉज के बाद होता ही क्यों है? यस। देखिए, इसके लिए आपको समझने की ज़रूरत है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ना एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन आते हैं पोस्ट मेनोपॉज़ल, बिकॉज़ जो हमारा ईस्ट्रोजन निकल रहा होता है फीमेल्स के अंदर ना पोस्ट मेनोपॉज़ल यूट्रस से उसकी डेफिशिएंसी होती है। ये मेल्स में भी कॉमन होता है, जब हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज़ होता है तो मेल्स के अंदर में भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब इसमें होता क्या है, जो आपकी बोन्स की डेंसिटी होती है ना ये वीक होती चली जाती है। तो जो ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब भुरभुरा हो जाना, मतलब तो पोर्सेल बन जाना। हड्डियां खुल रही हैं ऐसे बोलते हैं? ऐसे ही यस, यस, यस बोल सकते हैं आप। तो जो पार्ट होता है आपका ना, अगर आपको चेक करना है तो सिम्पटम्स क्या आते हैं अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो, जस्ट लाइक को जनरलाइज्ड बॉडी एक महसूस होगा, जो आपका बैक पेन है वो आएगा। तो इसमें अगर ये चीज़ें आपको आ रही हैं पोस्ट मेनोपॉज़ल स्पेसिफिकली, तो आप चेक करा सकते हैं, आपका जो डेक्सा स्कैन होता है उससे आप ये चेक करा सकते हैं। डेक्सा स्कैन में आपके 2 स्कोर होते हैं, टी स्कोर एंड जेड स्कोर, डिपेंडिंग ऑन दैट क्या लेवल्स हैं उसके। या तो आपको ऑस्टियोमेल्शिया होता है या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अगर सिर्फ ऑस्टियोमेल्शिया है, मान लो कि थोड़ा ही पार्ट लो है, देन आप उसको ओरली विटामिन डी सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। बट अगर ये पार्ट ज़्यादा लो है आपकी डाइट के अंदर ना, और आपकी बोन्स जो हैं ज़्यादा वीक हैं, तो आपको ओरल जो मेडिसिन्स होती हैं, एंटी रिजॉर्प्टिव मेडिसिन्स या फिर इंजेक्टेबल जो डिनोसोमैब इंजेक्शंस आते हैं वंस इन 6 मंथ, उसको लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। सर ये ना थोड़ा सा इसको इजी करते हैं, इजी इन द सेंस कि मान लो मेनोपॉज हो गया, अब ये तो पता चल गया कि मेनोपॉज हो गया, तो आपको मेनोपॉजल के साथ साथ विटामिन डी सप्लीमेंट स्टार्ट कर देने चाहिए यस, अलोंग विद कैल्शियम। यस, कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं भी लो, आप अपना डाइट इंटेक इंटेक लेते रहोगे, मिल्क वगैरह, तो आपका कैल्शियम रहेगा। यस, At what stage we require these high-end drugs, like जो एंटी रिजॉर्प्टिव ड्रग्स हैं, यस, यस, जो आपने अभी नाम लिया, डिनोसोमैब, हाँ डिनोसोमैब, यस। ये कब जरूरत पड़ती है? देखो, अगर आपका जो डेक्सा स्कैन है उसमें आपका टी स्कोर ज़्यादा लो है और आप रिस्क पे हो ऑस्टियोपोरोटिक कोलैप्स फ्रैक्चर के, आपने देखा होगा लोगों का ऊपर निकल जाता है, आगे झुक जाते हैं एज के साथ साथ ना, वो होता है ऑस्टियोपोरोटिक कोलैप्स फ्रैक्चर से। जब आपकी बोन्स वीक हो रही हैं, ज़्यादा वीक हो जाती हैं एक टाइम पे और झटका लगता है कहीं, तो जो हमारा वर्टिब्रा का पार्ट होता है वो कोलैप्स कर जाता है। तो हम ऐसे आगे फॉरवर्ड बैंड करते जाते हैं, काइपोटिक डिफॉर्मिटीज़ आती रहती हैं हमें। कि तो जब वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं और आप एट रिस्क हैं एकदम, और जो आपका टी स्कोर, जेड स्कोर से ज़्यादा माइनस में है,
तो फिर आपको रिक्वायरमेंट होती है इंजेक्शंस की भी। तो और वो लेनी चाहिए यू कैन टेक डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स ऑफ योर टी स्कोर एंड जेड टी स्कोर। स्कोर एंड जेड स्कोर। पर सर ये रिवर्सेबल है, अगर मान लो शुरू हो गया ऑस्टियोपोरोसिस, नहीं ध्यान दिया अगर किसी ने, कैन इट बी रिवर्स्ड? हाँ जी, वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, बोन्स का जो डेंसिटी है आपका, हम्म, जितना पार्ट आपका जो टी स्कोर जेड स्कोर है वो बताएगा आपको कितना वीक हो रहा है। हम्म, अगर वो जो पार्ट है माइनस में चला भी गया आपका ना, तो जो पार्ट है, जब आप डाइट का पार्ट इम्प्रूव करेंगे, जो आपकी मेडिसिन है ओरल एंटी रिजॉर्प्टिव मेडिसिन उसको लेंगे, हम्म। इंजेक्शंस लेंगे, तो वो जो स्कोर्स होता है धीरे धीरे विद टाइम नॉर्मल आ जाते हैं। What food you will always avoid to keep your bone healthy? कौन सा खाना नहीं खाना है जो खाना नहीं खाना है आपको, ये मेन, जो बोन हेल्थ के अगेंस्ट है? यस, बोन हेल्थ मेनली आपका जो खाना खाना है उसको इंक्लूड करने के बाद जो खाना आप अवॉइड कर सकते हो, उसमें आपका ना ड्रिंक्स का पार्ट आता है, बिकॉज ड्रिंक्स, स्मोकिंग, ये चीज़ भी बोन हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। बाकी एज सच ना डायरेक्टली बोन हेल्थ को अफेक्ट करने वाली चीज़ें नहीं है, वो ओवरऑल आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, वो इन दी एंड जाके बोन हेल्थ पे इफेक्ट आता इन दी एंड तो बोन्स फिर भी सेफ है। ठीक है सर, अभी विटामिन डी पे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, गाउट। है। यस। मतलब किसी ज़माने में कहा जाता था कि राजा महाराजाओं की बीमारी है, दारू पीते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, उनको गाउट हो जाता है। सो व्हाई गाउट इज सो कॉमन एंड विच फूड वी शुड अवॉइड? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसमें जो गाउट का पार्ट है हमारा, ये होता क्यों है, पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो ना जो गाउट का पार्ट होता है आपका, इसमें जो आपके प्यूरिन बेस्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो अगर आप अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, या सेकेंडरी कॉज अगर आप अपनी किडनी से वो पार्ट एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दोनों रीज़न के कारण जो आपका यूरिक एसिड का पार्ट होता है वो बढ़ जाता है। फीमेल्स में ये रेंज अराउंड 6 रखी जाती है, मेल्स में ये अराउंड 7 रखी जाती है। तो अगर ये पार्ट बढ़ता है तो आप यूरिक एसिड का टेस्ट करा के आपका जो गाउट वाला पार्ट है उसको चेक कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, मेनली जो हमारा फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट होता है, जो अंगूठे का पार्ट होता है, उसमें स्वेलिंग आती है, पैरों में स्वेलिंग आती है और दर्द होता है, तो चलने में भी दिक्कत आती है लोगों को। इसको मैनेज करने के लिए जो पार्ट होता है ना रिक्वायर्ड, उसमें आपको जो प्यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको अपनी डाइट के अंदर कम करना होता है। सेकेंडरी थिंग, आपका जो एक्सक्रीशन का पार्ट है उसको बढ़ाना है। तो जो ये प्यूरिन वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं मिलते किस में है, मेनली आपका फर्स्ट थिंग इज अल्कोहल। अल्कोहल में भी मोस्ट कॉमनली बियर के अंदर ये पार्ट ज़्यादा होता है। इसके बाद आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, जो आपके पैक्ड फूड होते हैं, उसमें भी नाइट्रोजनस कंटेंट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो भी आपका जो यूरिक एसिड का पार्ट है बढ़ाते हैं। अब आप नेचुरल डाइट में देखते हैं अगर ये चीज़, तो जो लोग नॉन-वेज लेते हैं उनमें रेड मीट का जो पार्ट होता है वो मोस्ट कॉमनली इंक्रीज़ करता है हमारे यूरिक एसिड को। इसके साथ-साथ जो हाई प्रोटीन का पार्ट है मेनली उसमें भी हाई जो पार्ट होता है, जो आपका एग्स का पार्ट होता है, वो भी अगर आप ज़्यादा अमाउंट पे ले रहे हैं या फिर आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, ज़्यादा ही प्रोटीन पाउडर इनटेक कर रहे हैं, तो भी आपका यूरिक एसिड बढ़ने का चांस होता है। वेज डाइट के अंदर अगर आप देखें तो जो आपका राजमा है, छोले हैं, सोयाबीन है, ये पार्ट मेनली आपके जो यूरिक एसिड है इसको बढ़ा देता है। अब इसको कम करने का पार्ट अगर आप समझना चाहते हैं, तो जो पार्ट होता है हमारा डाइट के अंदर विटामिन सी का, वो पार्ट आपका यूरिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए आपकी हेल्प करता है। रिड्यूस करने के लिए ब्लूबेरी, रास्पबेरी, चेरी, लेमन वाटर दिन में 2 से 3 गिलास तक आप ले सकते हैं। अलोंग विद दैट जो पार्ट होता है हमारा कॉफ़ी का, वो भी हमारी हेल्प करता है यूरिक एसिड के अंदर जो आपका पार्ट यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ है उसको रिड्यूस करने के लिए। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी रिलीफ़ नहीं मिलता है तो मेडिसिनल ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जिसमें कि आपके जो गाउट का पार्ट बढ़ जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए देते हैं हम लोग, जो इन्फ्लेमेशन आ रही होती है उसको रिड्यूस करने के लिए देते हैं। अल्टरनेटिवली आप आइस पैक भी लगा सकते हैं, जो इन्फ्लेम्ड जॉइंट होता है हमारा, वो भी हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। सर अब किसी को डायबिटीज़ है, उसको गाउट भी है, डायबिटीज़ वाला डॉक्टर कहता है प्रोटीन खाओ, दालें खाओ, चिकन खाओ, अंडे खाओ, गाउट वाला डॉक्टर कहता है ये नहीं खाओ, तो बेचारा आदमी क्या खाए? देखो, जो डायबिटीज़ का पार्ट है ना, उसमें मीठे का पार्ट मेनली अवॉइड किया जाता है। जो हाई प्रोटीन डाइट है, अगर आपका पार्ट वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, डाइट प्लान भी होते हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट बनाते हैं। उसमें भी जो वेरी वेरी हाई प्रोटीन डाइट है, जैसे रेड मीट है, वो तो आप अवॉइड करोगे ही करोगे। लेकिन स्लाइट पार्ट जैसे दालों का है ना, वो ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको अवॉइड करना है, उसमें से भी कुछ दालें होती हैं, जिसको आप धीरे-धीरे करके ऐड कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ही आपको अवॉइड करनी है। अलोंग विद दैट डायबिटीज़ के अंदर जो पार्ट आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसमें ना इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कराते हैं हम लोग, हाँ, जिससे कि जो पार्ट आपके बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज़ का है वो एक्टिवेट होता है। उससे भी आपके जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो प्रॉपर्ली कंट्रोल कर पाते हैं आपके ब्लड शुगर को। जॉइंट पेन के लिए स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले है ओस्टियोआर्थराइटिस। यस।
अगेन ऑस्टियोपोरोसिस से ही कहीं कहीं जुड़ता है एज रिलेटेड डिके ऑफ जॉइंट, यस, we यस, can call it as like यस, this. यस। So, how osteoporosis develops and which joint is most affected? ऑस्टियोआर्थराइटिस। Osteoarthritis, sorry. यस, ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या, आप इसको समझो तो आपको समझ में आएगा ये कैसे-कैसे अफ़ेक्ट कर रहा है आपको। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ना इन्फ्लेमेशन है हमारे जॉइंट का जो एज रिलेटेड हो रहा है। तो इसमें होता क्या है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ना वैसे तो बॉडी के हर एक जॉइंट के अंदर होता है, बट ये मोर कॉमनली इन्वॉल्व करता है हमारे नी जॉइंट को, बिकॉज़ जो हमारा बॉडी वेट है वो मीडियल जॉइंट लाइन से पास करता हुआ जाता है। इसी के लिए मीडियल जॉइंट लाइन सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि ये जो सिम्पटम्स होते हैं इसके वो क्या-क्या होते हैं। मेनली आपको जो सिम्पटम्स अर्ली स्टेजेस में आते हैं, वो होंगे कि पेन आएगा मिडिल जॉइंट लाइन पे, वॉकिंग करने में दिक्कत आएगी, स्टिफनेस आएगी, अकड़न आएगी, पैर नहीं मोड़ पाएँगे, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएँगे। तो इसके लिए ना इसके क्लासेस होते हैं कि कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अकॉर्डिंगली उसको हम ट्रीट करते हैं। तो लॉरेंस का भी क्लासिफिकेशन होती है, इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। हम देखते हैं कि जॉइंट स्पेस कितना है मेनली। जब हम एक्स-रे कराते हैं ना, तो जो हमारे को मेनली ये होता है ना कि गैप बढ़ गया, गैप गैप कम हो गया। वो पार्ट क्या होता है, जब हम एक्स-रे कराते हैं तो हमें सिर्फ़ हड्डियाँ दिखाई देती हैं। तो उसके बीच में जो गैप होता है ना, वहाँ पे हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। तो विद एज वो जो गैप होता है ना, वो कम होता चला जाता है, बिकॉज़ हमारा जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो घिसता चला जाता है। वो ग्रीस के लिए कम होती है, इन द एंड क्या होता है, बोन आपस में कॉन्टैक्ट में आती है, जब वो आपस में रब करती है तो इन्फ्लेमेशन होता है। क्रेपिटस चढ़-चढ़ के आवाज़ आती है, उसके कारण हमें जो दर्द का पार्ट है बढ़ता चला जाता है। अब जो स्टेजेस है उसके अकॉर्डिंगली ही इसका ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट वाइज़ अगर आप सिर्फ स्टेज 1, स्टेज 2 पे हैं इनिशियली, तो क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। उसमें स्लाइट पार्ट अभी आपको डेवलप होना शुरू हुआ है, अब अर्ली एज में है, 40s अर्ली 40s में, और वो डेवलप होना शुरू हुआ है। तो क्या-क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? एक तो आप नीज़ का जो पार्ट है इसके ऊपर हॉट बैक फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं। आप लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि जैसे आप ट्रक के ऊपर ज़्यादा वेट डालेंगे, टायर जल्दी फटेंगे। वैसे ही हम बॉडी के अंदर ज़्यादा वेट डालेंगे, हमारे जो खुद के टायर्स हैं, नी जॉइंट, वो जल्दी डिजेनरेट होगा। तो इसके लिए अपना बॉडी वेट कम कर सकते हैं हम लोग। वॉकिंग कर सकते हैं, अलोंग विद दैट क्लोज चेन एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं हम लोग। उसमें आपकी मेनली नी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन का जो पार्ट होता है वो सब आता है। उसको हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप स्टेज 2 की तरफ फर्दर प्रोग्रेस करते हैं, तो हमारे पास ओरल मेडिकेशन, सप्लीमेंटेशंस होते हैं जिसको आप ले सकते हैं डाइट के अंदर। वो अफ़ेक्ट करते हैं थोड़ा, जो डिज़ीज़ को फर्दर प्रोग्रेस करने से रोकते हैं। Specifically, can you tell me which are the exercises required to keep your knee healthy? इसमें मेनली आपकी ना नी की क्लोज चेन एक्सरसाइज आती है। मेनली क्वाड्रिसेप्स के लिए आप नी पे एक्सटेंशन करते हैं, पैर का जो पार्ट है उसको अपनी तरफ लेके आते हैं और रोक के रखते हैं 10 सेकंड्स तक, जिससे कि जो आपकी क्वाड्रिसेप्स का पार्ट है वो स्ट्रेंथन हो सके। आफ्टर देन आप नी के ऊपर फ्लेक्शन करते हैं और उसको नीचे की तरफ भी दबाते हैं, जिससे कि जो आपकी हैमस्ट्रिंग का पार्ट है उसके अंदर स्ट्रेंथनिंग आ सके, और उसको आप होल्ड करते हैं 10 सेकंड्स के लिए। उसके बाद दोनों पैरों के बीच में आप पिलो लगा सकते हैं और पैरों को एडक्ट अंदर की तरफ ला सकते हैं और रोक के रखना है उसको 10 सेकंड्स के लिए, जिससे कि जो आपकी तीनों मसल्स कल्चर्स है अराउंड द नी वो थोड़ा स्ट्रेंथन हो सके, जिससे कि विद टाइम जो नी के ऊपर जॉइंट आप पे प्रेशर आ रहा है वो चीज़ कम होती चली जाती है। तो ये फर्स्ट स्टेज है, अब ये तो वैसे भी स्टार्ट कर ही देना चाहिए। यस, यस, वी कैन स्टार्ट। एनीवे किसी को भी कर देना चाहिए। तो स्टेज 2 में आपने बोला सप्लीमेंट्स। यस। व्हाट आर द सप्लीमेंट्स? सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में आपका यहाँ पे जो रोल होता है, जो कोलेजन्स होते हैं उसका रोल होता है, जो रोज़ हिपैक्साइड्स होते हैं उसका रोल होता है, जो हमारा पार्ट विटामिन डी का होता है उसका भी रोल आता है इसके अंदर। इसके साथ-साथ अगर आपकी स्टेज फर्दर प्रोग्रेस कर रही है आगे ना, मान लो आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं फिर भी आपकी स्टेज प्रोग्रेस कर रही है, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस जो हैं ट्रीटमेंट के चेंज हो जाते हैं। वो इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस आते हैं, जो आजकल न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जिसके कारण हम लोग इसको अर्ली स्टेजेस में भी थोड़ा रोक पा रहे हैं। वो ऑप्शंस हैं आपके पास पीआरपी के, जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और जो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको भी इंट्रा आर्टिकुलरली डायरेक्टली जॉइंट के अंदर डाल देते हैं। वो एक ग्रीस काइंड का मेटल होता है जो कि लुब्रिकेशन लेके आता है। ये आपकी डिजीज़ को फर्दर प्रोग्रेस करने से रोकता है। सो विल स्पेंड मोर टाइम ऑन इट सर। ये पीआरपी बहुत कॉमन है, बाल झड़ रहे हैं तो पीआरपी दे दो, स्किन में पीआरपी दे दो, अब बोन में भी आप पीआरपी ले आए। सो व्हाट इज द पीआरपी एंड हाउ गुड इट इज एंड व्हाट स्टेज वी शुड यूज इट? यस। इन द देखो अब ये पीआरपी का पार्ट है क्या, ये ना प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है। मेनली हम इससे बनाते कैसे हैं, हम आपका ना ब्लड कलेक्ट करते हैं, 20 to 60 ml तक आप कलेक्ट कर सकते हैं ब्लड। उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से पीआरपी जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है वो अलग हो जाता है। उसको हम निकालते हैं, उसको हम इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली इनटू द नी जॉइंट या फिर शोल्डर जॉइंट या फिर जो भी पार्ट आपके बॉडी का इफेक्ट होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी जॉइंट इन्वॉल्व होता है, तो हम नी जॉइंट के अंदर इसको इफेक्ट डालते हैं मेनली। तो ये इफेक्ट क्या आता है इसका, मेनली इसके अंदर होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, जो कि आपकी हीलिंग को प्रमोट करते हैं। ये आपका एक नेचुरल प्रोसेस होता है हीलिंग का, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी कट लगा
तो प्लेटलेट्स आके उधर हीलिंग कराते हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसका कंसंट्रेटेड पार्ट निकाल रहे हैं और उसको डाल रहे हैं स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, जिससे कि हीलिंग आपकी प्रमोट हो सके। ये करता क्या है, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, जो पार्ट डीजनरेट हो रहा है आपका उसको और रीजनरेशन से प्रिवेंट कराता है, जो पार्ट आपका टूट रहा है माइल्ड उसमें रीजनरेशन कराता है। तो इसमें जो पार्ट होता है साइड इफेक्ट्स का वो कम हो जाता है, बिकॉज हम आप ही का ब्लड यूज़ करके बना रहे हैं इसको। सेकेंडरी थिंग्स, जो इसमें नंबर ऑफ इंजेक्शंस होते हैं वो भी 2 to 3 रिक्वायर्ड होते हैं। लोग इसको एट अ गैप ऑफ 1 to 2 मंथ्स पे देते हैं। तो आपको 3 सेटिंग्स लेनी है, यस, 2 मंथ एट अ गैप ऑफ 1 मंथ। यस 1 मंथ की गैप पे लेनी है, और इससे आपका जो नी पेन का जो प्रॉब्लम है यस, वो कुछ हद तक अर्ली स्टेजेस में ही हम रोक पाते हैं, जिससे कि आपको आगे जो टी केयर का पार्ट है उस पे ना जाना पड़े। तो मतलब ओके, जो मतलब लास्ट में जो नी रिप्लेसमेंट है उसको आप डिले कर सकते हो। यस, हाउ कॉस्टली इट इज? ये देखो, ये जो कॉस्टली वाला पार्ट है ना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितना आपसे चार्ज कर रहा है। इसमें जो मेनली चार्जेस होते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में 10,000, नॉर्मल क्लिनिक्स में 5,000 to 4,000 तक भी आपको मिल जाता मतलब अफोर्डेबल है, इतना कोई Yes. बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है। बट इसको लगाने की 3 सेटिंग आपने ले ली, 3 इंजेक्शन ले लिए, हाउ लॉन्ग मतलब द इफेक्ट विल लास्ट? है। देखो, इफेक्ट लास्टिंग वाला जो पार्ट होता है वो 1 to 2 ईयर तक रहता है। और इससे और सुपीरियर जो पार्ट होता है इंजेक्शन के फॉर्म में, वो सोडियम हाइलोनिक एसिड होता है। वो ग्रीस का पार्ट होता है जो बना बनाया आता है, ओके। उसको भी हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं नी जॉइंट के अंदर। अल्टरनेटिवली क्या करते हैं, जब हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही होती है ना, तो मेनिस्कस के ऊपर भी थोड़ा डिजनरेशन होता है, तो इनिशियली आप पीआरपी के 2 सेशंस लेके इन दी एंड आप सोडियम हाइलोनिक एसिड के ऊपर जा सकते हो, जिससे कि ग्रीस का पार्ट मेंटेन रहे और जो आपका लुब्रिकेशन वाला पार्ट है वो मिले। और उसके साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो 2 to 3 ईयर्स तक ये पार्ट अपने आप कवर कर लेगा। सो समराइज करते हैं कि एक तो आप क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज करो, यस साथ में आप पीआरपी का इंजेक्शन ले लो एंड कंबाइन इट विद हाइलोरेनिक एसिड का यस इंजेक्शन, so your life will be comfortable and you will have a less pain and you can avoid the knee replacement for at least 2 to 3 years Yeah. down the line. In those time when you don't feel pain, then you can do the exercises also. That will also delay the progression of तो the जब तक disease. सही नहीं आ तो सर पॉइंट ऑफ आता है कि नी रिप्लेसमेंट कब करवाना है? देखो, अब हम स्टेज 3 तक पहुंच गए थे, अब स्टेज 4 पे अगर आपकी बात आ जाती है, जॉइंट स्पेस आपका बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। ऑल्सो आपको चलने में दिक्कत आ रही है, आप मेडिसिन खा भी रहे हैं फिर भी रिलीफ नहीं आ रहा है, आप सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, आपकी डेली लाइफ जो एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पा रहे हैं आप। जो क्रॉस लेग सेटिंग का पार्ट है वो तो 2 to 3 के बीच में ही हैम्पर होने लग जाता है। बट अगर आपको डिफॉर्मिटी भी आ रही है इसके साथ साथ ना, अगर आप पैर जो है मोड़ के नहीं बैठ पा रहे हैं, इसके साथ साथ जो पैर है अंदर की तरफ बैंड हो रहा है आपका, जो मिडिल जॉइंट लाइन स्पेस है हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पैर अंदर की तरफ आ जा रहा है हमारा, तो जो पार्ट है टोटल नी रिप्लेसमेंट का या फिर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो सर मतलब इज द पेन एंड द डिस्कम्फर्ट एंड हिंड्रेंस इन डेली एक्टिविटीज इज द इंडिकेशन फॉर नी रिप्लेसमेंट? यस सो सर नी रिप्लेसमेंट करवाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? मतलब हाउ टू सेलेक्ट अ डॉक्टर, हाउ टू सेलेक्ट अ हॉस्पिटल, एंड शुड वी गो फॉर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करवानी है या फुल करवानी है? ये चीज़ों का कैसे एज ए नॉर्मल पर्सन है, जनरली हम सब डॉक्टर की ही एडवाइस पे चलते हैं, बट एनीथिंग अगर हमें भी कुछ अगर अपनी तरफ से कुछ डिसीजंस लेने हो तो क्या व्हाट आर द थिंग्स वी शुड बी नोइंग? देखो, इसके लिए समझने की ज़रूरत है आपको कि TKR या टोटल नी रिप्लेसमेंट होता क्या है। इसमें जैसे आपका बोन्स का जो एंड वाला पार्ट है वो ख़राब हो गया है, तो हम लोग करते क्या है, इसमें आपका नी जॉइंट को ओपन करते हैं, जो डिफ़ॉर्म्ड पार्ट है, जो ख़राब पार्ट है, उसको हम कट करते हैं बोन कट से, ठीक है। बैलेंसिंग करते हैं लिगामेंट की, मसल की, जिससे कि जो आपके फ्लेक्शन एक्सटेंशन गैप है बराबर हो जाए, ठीक है। आपका जॉइंट जो टेढ़ा था वो सीधा हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट आपका डिजेनरेटेड है उसको निकाल दिया हमने, और जो पार्ट मेटल वाला होता है वो उसको रिप्लेस कर देता है। उसके बीच में एक आर्टिकुलर सरफेस डालते हैं, जिससे कि जो उसके बीच की मूवमेंट है वो हो पाए। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का पार्ट है आपका, या टोटल नी रिप्लेसमेंट का पार्ट है। अब कोई बंदा है जिसको सिर्फ मीडियल जॉइंट पे ही दिक्कत है, मिडिल एपिकॉन्डाइल ही खराब है सिर्फ जिसका ना, उसको ये चीज़ हो सकती है किसी इंजरी के कारण, अर्लियर इंजरी हुई हो उसको, और उसके कारण ये चीज़ है, सिर्फ उसका ना अंदर का जो मिडल एपिकॉन्डाइल है वही खराब है, सिर्फ अंदर का जो जोड़ है वही खराब है। तो आप जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है उसके ऊपर जा सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ों के अंदर है, जैसे लाइक कि आपको इसके साथ साथ रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी था पहले, तो वो इन दी एंड दोनों ही आपके एपिकॉन्डाइल को इफेक्ट करने वाला है, तो उसके अंदर आप टोटल नी रिप्लेसमेंट के ऊपर जा सकते हैं। अब आजकल ऑप्शन आ गया है हमारे पास रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का। उसमें क्या होता है कि हम लोग जो बोन्स के पार्ट हैं कट्स वाले ना, वो मशीन के अंदर सीटी गाइडेडली फिट कर सकते हैं कि इतना ही पार्ट कट करना है हमें, इतना ही पार्ट कट करना है, तो अकॉर्डिंगली मोर प्रिसीजन आ जाता है उसके अंदर जब वो कट्स लेते हैं हम लोग। इसके साथ साथ
आजकल जो प्रेफ़र कर रहे हैं लोग, कॉमन क्यों होता जा रहा है इतना, जो आपका सवाल था, वो इसलिए कॉमन होता जा रहा है क्योंकि जो चीज़ें हैं, जैसे जो पहले लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी थी, बहुत कम थी लोगों की ना, बहुत ज़्यादा सालों तक नहीं जीते थे। आजकल विद द एडवेंट ऑफ मेडिसिन्स लंबा जी रहे हैं लोग। तो एंड वाले पार्ट के अंदर जो पेन का पार्ट है वो बढ़ रहा है उनका। तो उस टाइम के लिए उनको कोई ना कोई रिसोर्ट रिक्वायर्ड है। तो एक तो ये चीज़ है। इसके साथ-साथ जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उससे जो सर्जरी का टाइम है वो रिड्यूस होता चला जा रहा है। ब्लड लॉस जो है वो रिड्यूस होता चला जा रहा है। इन-सीज़न साइट जितना हम लेते थे पहले, अब वो रिड्यूस होता चला जा रहा है। जो हमें हॉस्पिटल स्टे लेते थे, पहले समय लगता था निकलने के बाद वॉकिंग के लिए, वो चीज़ भी समय के साथ-साथ जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, न्यू फिज़ियोथेरेपी टेक्निक्स आ रही हैं, न्यू इम्प्लांट साइज़ेज़ आ रहे हैं, तो उससे वो चीज़ इम्प्रूव हो रही है। तो आजकल लोग ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं नी रिप्लेसमेंट को। वैसे नी रिप्लेसमेंट के बाद लगभग सारे लोग एकदम पेन फ्री हो जाते हैं। देखो, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके जो कट्स लिए गए हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी और आपकी जो बोन क्वालिटी है वो कैसी है, कौन-सा इम्प्लांट चूज़ किया गया है, कंस्ट्रेंड है, अनकंस्ट्रेंड है वो चीज़। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग ऑन दैट कि कितना स्टेज के अंदर उसने कराया। मोस्टली केसेज़ के अंदर पेन फ्री वाला पार्ट हो जाता है। किसी-किसी में चांसेस रहते हैं कि पेन का पार्ट पर्सिस्ट करता रहे, अगर पटेलर माल ट्रैकिंग है। इवन आफ्टर जो हम सर्जरी का नी का पार्ट रिप्लेस कर भी दिया और पटेला का जो पार्ट होता है, जो ऊपर से जाता है, वो चीज़ ढंग से नहीं जा रहा है, तो भी वो पेन का पार्ट हमारे कुछ थोड़ा-थोड़ा रह जाता है। ओके, तो क्या रीसर्जरी के चांसेस रहते हैं उसमें? री-सर्जरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें जो री-सर्जरी का पार्ट होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ जब ही करवाना होता है हमें, जब जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है पोस्ट सर्जिकल पार्ट के अंदर। अदरवाइज़ री-सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं होती है। नहीं। तो सर एक नी जॉइंट्स की ही केयर करते हुए क्रॉस लेग बैठना इज़ अलाउड? देखो, नॉर्मल पर्सन्स? यस, नॉर्मल पर्सन कैन सिट क्रॉस लेग, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ सकते हो आराम से, बचपन में भी बैठते ही थे सब लोग ना। बट जब ये हमें दिक्कत आने लगती है, जैसे कि आपका जो कॉन्ड्रोमेलिया पटेला डिजीज़ है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर आपको मेनिस्कस इंजरी है, इन सब चीज़ों के अंदर जब हम क्रॉस लेग सिटिंग करते हैं तो नी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है हमारे को। तो इसके लिए उस टाइम पे अवॉइड किया जाता है। जब हम बेंड करते हैं ना पैर को पूरा, तो क्या होता है कि जो हमारा पटेला का पार्ट होता है, जो कटोरी होती है जो हमारे घुटने के पीछे की तरफ, उस पे प्रेशर लगता है। तो उसकी वजह से जो पार्ट ऑफ पेन है बढ़ जाता है हमारा। इसके लिए अवॉइड कराई जाती है बस ये चीज़। हाई हील पहनना? हाई हील जो पार्ट है ये डायरेक्टली नी जॉइंट के ऊपर तो ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती है। लेकिन आपका जो एंकल जॉइंट होता है और जो बैक का पार्ट होता है ना, ये इस पे इफ़ेक्ट करती है। अगर देखो आप कुछ समय के लिए हील पहन रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पहन सकते हो आप फंक्शंस के अंदर। लेकिन अगर आपको फ्लैट फुट है, प्लांटर fasciitis है, एंकल के अंदर ऑलरेडी दर्द है और फिर आप इसको लंबे समय के लिए पहन रहे हो, तो ये आपके पैर के दर्द को बढ़ाएगी फर्स्ट थिंग, आपका जो आर्क है उसको ख़राब करेगी। इसके साथ-साथ जब हम हाई हील्स पहनते हैं तो जो हमारा कर्वेचर होता है स्पाइन का ना, वो भी और लॉर्डोटिक होता चला जाता है, ऐसे झुक जाता है पार्ट पीछे की तरफ। तो उससे भी आपकी जो मसल्स होती हैं बैक के अंदर वो इफ़ेक्ट होती हैं। डिस्क के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है, तो बैक पेन भी कॉमन हो जाता है इसके अंदर। और सर स्पेशली रनिंग? रनिंग, रनिंग आप कर सकते हैं, रनिंग की ऐसा कोई मनाही नहीं होती है। अगर आपके नी जॉइंट हेल्दी है, एंकल जॉइंट हेल्दी है, हिप जॉइंट हेल्दी है, यू कैन डू रनिंग। बट जो पार्ट है रनिंग का ना, ये आपको करना कैसे चाहिए? अगर आपके पास गार्डन अवेलेबल है, तो बेस्ट ऑप्शन है आप सॉफ्ट सरफेस पे रन करो। अगर गार्डन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आपको स्पोर्ट्स शूज़ जो कुशनिंग के साथ आते हैं, उसको पहन के रन करना चाहिए। ऑल्सो रनिंग से पहले वार्म अप करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, जिससे कि आप इंजरीज़ को प्रिवेंट कर पाएँ। ड्यूरिंग द टाइम ऐसे नहीं कि और जो रनिंग का जो पार्ट है, आपको उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन मन बना तो 10,000 स्टेप्स कर लिए, एक दिन मन बना 20,000 कर लिए और 2-3 हफ्तों तक ऐसे ही लेटे हो आप। तो उसको ग्रेजुअली करो, रोज़ करो, थोड़ा-थोड़ा करो, तो ज़्यादा बेटर इफ़ेक्ट मिलता है। टेनिस एल्बो यस, बहुत, हालाँकि टेनिस वालों को होती नहीं है ये, टेनिस एल्बो नाम है, बट हाउ कॉमन इट इज़ इन योर प्रैक्टिस? इट इज़ वेरी कॉमन डिज़ीज़। इसमें होता ये है टेनिस एल्बो के अंदर ना, जो लोग हाथ का ना रिपिटेटिव मूवमेंट कर रहे हैं ये वाली, तो इसमें जो हमारा टेंडन होता है, लेटरल ईसीआरबी का जो पार्ट होता है, लेटरल एपिकॉन्डाइल पे, इसके ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो जो लोग बार-बार मूवमेंट करते हैं, उनको जब हम एक्सटेंशन कराते हैं इसके ऊपर ना, तो पेन आता है इधर। तो ये चीज़ कॉमन होती है लोगों के अंदर, जो लोग कारपेंटर्स होते हैं या फिर जो लोग बार-बार हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन ऑर्थोपेडिशियंस जो स्क्रू कस रहे हैं लगातार बार-बार ओटीज़ के अंदर, उनको भी होने के चांस होते हैं। फीमेल्स के अंदर में भी होता है, लगातार आप किसी चीज़ का बार-बार इस्तेमाल करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, तो भी ये चीज़ आती है। अब ये जो पार्ट है इन्फ्लेमेशन का ना, रिड्यूस करने के लिए क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? मेनली आपको ना एल्बो के बाहर की तरफ पेन आता है, लेटरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर, और जब आप रिस्ट एक्सटेंड करते हैं, ये पार्ट ऑफ पेन बढ़ता है हमारा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग, आइस पैक फॉर्मेंटेशन दैट यू कैन डू अप टिल 3 टाइम्स
मॉर्निंग में करें, आफ्टरनून में करें, नाइट में करें। आफ्टर देन यू कैन अप्लाई टॉपिकल स्प्रेज ओवर इट। इसके साथ-साथ टेनिस एल्बो बैंड का ऑप्शन भी होता है हमारे पास ना, जो यहाँ पे आप 2 फिंगर ब्रेथ गैप रख के बाँध सकते हैं। इसके साथ-साथ फिर ये चीज़ें प्रोसेस करती हैं, तो टाइप 1 कोलेजन भी हमारी हेल्प करता है इसकी जो टेंडनोपैथीज़ होती हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, अलोंग विद जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। जिन लोगों के अंदर इसके बाद भी ये चीज़ प्रोसेस करती है, तो फिर हम जाते हैं इंजेक्शंस के ऊपर। तो इंजेक्शंस में 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, स्टेरॉइड इंजेक्शंस और पीआरपी इंजेक्शंस। डिपेंडिंग ऑन द स्टेज वो डिसाइड करते हैं कि क्या यूज़ करना है उसके अंदर। ट्रीटेबल है, यस, ट्रीटेबल ऑप्शन होते हैं इसके सारे, ये ठीक हो जाती है। ठीक हो जाता है। कमिंग टू फ्रोजन शोल्डर, हुँ। फ्रोजन शोल्डर में क्या करना है? देखता क्या पहले तो फ्रोजन शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर का जो पार्ट है ना आपका, इसमें जो हमारा कंधे के अराउंड कैप्सूल होता है, उसमें ना थिकनिंग हो जाती है। जो साइनोविम होता है वो फाइब्रोस हो जाता है। तो जो हमारे कंधे का पार्ट है, उसके अराउंड जो कैप्सूल है वो सिकुड़ जा रहा है। तो जो आपके हाथ की मूवमेंट्स है ना, जो मेनली अबडक्शन है, इंटरनल रोटेशन है, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। जिन लोगों के अंदर डायबिटीज़ होता है, उनको आने के चांस ज़्यादा होते हैं इसके। इसके साथ-साथ जो लोग हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम से हाथ की मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लास्टर लगा है हाथ के अंदर, हाथ की मूवमेंट नहीं हुई, तो भी ये चीज़ आती है। उन लोगों के अंदर ये सेकेंडरीली डेवलप होता है। जैसे कि आपको रोटेटर कफ इंजरी हो गई कोई और आप हाथ की मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी फ्रोजन शोल्डर डेवलप होने के चांस होते हैं। इसमें साइन्स एंड सिम्पटम्स क्या होते हैं? मेनली आपको पेन महसूस होता है जब आप हाथ की मूवमेंट करते हैं, उठाने वाली या फिर हाथ को पीछे ले जाने वाली। तो लोग मोस्टली बोलते हैं कि पीछे से मैं कपड़े नहीं उतार पाता हूँ या उतार पाती हूँ, बटन नहीं खोल पाते हैं, तो वो दिक्कत आती है, हाथ को ऊपर ले जाने में दिक्कत आती है। इसके साथ अगर इसको आपको ठीक करना है तो क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं आपको ना, एक तो जो हाथ की हमारी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, वो हमें ऐड करना पड़ता है। बट वो एक्सरसाइज़ेज़ आप करें और उसमें दर्द ना हो, इसके लिए आप पहले हॉट बैग कॉमेंटेशन करें इसके ऊपर, स्प्रे यूज़ करें डाइक्लोफेनाक। आफ्टर देन इसकी जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज़ होती हैं, ले हाथ का जो पार्ट होता है, एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, रोटेशन का जो पार्ट होता है, इसको आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसके साथ-साथ डायबिटीज़ को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। पैसिव जो फिज़ियोथेरेपी होती है, जो असिस्टेड फिज़ियोथेरेपीज़ होती हैं, उसका रोल होता है इसके अंदर। अब जिन लोगों के अंदर ये सब करके भी रिलीफ नहीं मिलता है ना, उसके अंदर ये स्टेजेस होती हैं इसकी, फ्रीजिंग, फ्रोज़न, थॉइंग, 3-3 मंथ्स की स्टेजेस होती हैं। अगर फर्स्ट स्टेज के अंदर आप देखते हैं तो पेन एंड स्टिफनेस दोनों चीज़ें आती हैं। सेकंड स्टेज के अंदर आप देखते हैं तो स्टिफनेस रह जाती है। थर्ड स्टेज के अंदर तीनों चीज़ें चली जाती हैं, बशर्ते आप एक्सरसाइज करें इसकी। जिन लोगों के अंदर सारे चीज़ों करके भी नहीं रिलीफ मिलता है, तो इसमें आजकल ऑप्शंस हैं इंजेक्शन के हमारे पास। इसमें हाइड्रोडायलेटेशन करते हैं, जो कैप्सूल आपका सिकुड़ गया है कंधे के अराउंड, हम लोग फ्लूइड डाल के उसको फैला सकते हैं। अलोंग विद दैट जो पेन का पार्ट आ रहा होता है, उसको या तो स्टेरॉइड यूज़ करके या तो पीआरपी यूज़ करके कम कर सकते हैं। उसके साथ में जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये और जल्दी रिकवर करता है। तो इसको भी ठीक किया जा सकता यस। है। सर किस एज में ज़्यादा होता है फ्रोजन शोल्डर? ये जो फ्रंट शोल्डर का पार्ट है, ये एज वाइज़ तो नहीं है, अगर आपको कभी भी इंजरी हो जा रही है, तो ज़्यादा होता है ये। अलोंग विद दैट ओल्डर एज में 40-50s अराउंड थोड़ा ज़्यादा होता है, बिकॉज़ उस टाइम पे डायबिटीज़ का जो पार्ट होता है, वो भी बढ़ रहा होता है। ओके, एंड मेल एंड फीमेल बोथ कैन हैव। यस। ग्रेट सर, अभी नेक्स्ट मूव करते हैं हम बैक एक। ये आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है बैक एक ना, बिकॉज़ आजकल आईटी जॉब्स हैं जो मेनली वर्क फ्रॉम होम हो रही हैं, लॉन्ग टाइम डेस्क जॉब हम कर रहे हैं। तो उसमें हम काफ़ी लंबे समय तक आगे ऐसे झुक के बैठे रहते हैं, तो अपने कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं। तो जो हमारा पोस्चर है ना, वो ख़राब होता जा रहा है। हम लोग ज़्यादा स्पाइन पे प्रेशर डाल रहे हैं। इसके लिए भी बैक एक कॉमन होता जा रहा है। इसके साथ-साथ आजकल जो लोग जिम में जाते हैं और थोड़ा ईगो लिफ्टिंग करते हैं, एक-दूसरे को देख के डेडलिफ्ट ज़्यादा कर लेते हैं, उनके अंदर में भी ये होने का चांस होता है। तो इसका जो मोस्ट कॉमन रीज़न है बैकएक का ना, एक तो होता है स्पाज़म, अगर आप गलत तरीके से फॉरवर्ड बेंडिंग करके आगे झुक के गलत सामान तरीके से उठा रहे हो, तो होगा ये चीज़। सेकंड चीज़, अगर आप जिम के अंदर डेडलिफ्ट कर रहे हो, तो भी जो आपका पार्ट स्लिप डिस्क या पीआईवीडी का होने का होता है, वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। तो अब इसके आप सिम्पटम्स देखेंगे, अगर आपको ये पोस्ट हेवी वेट लिफ्टिंग हुआ है, फॉरवर्ड बेंडिंग करके हुआ है, तो मोस्टली ये स्लिप डिस्क की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, आपकी वर्टिब्रास होती हैं, वर्टिब्रा के बीच में आपकी डिस्क होती है। जब वो बेंड करते हैं हम आगे, तो डिस्क का पार्ट हल्का-सा बाहर आ जाता है, बल्ज हो जाता है। किसी-किसी के अंदर क्या होता है, वो नस के ऊपर में भी दबाव डालता है, जो हमारी कोर होती है उस पे भी प्रेशर देता है, तो उनको पैरों के अंदर में भी सिम्पटम्स आते हैं इसके। तो अकॉर्डिंगली कि पैरों के अंदर सिम्पटम्स आ रहे हैं कि नहीं, तो हम इसको ट्रीट करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन फॉर्म अगर आप देखते हैं तो एक्स-रे के अंदर में सिर्फ स्पाज़म, स्ट्रेटनिंग दिखाई देती है हमें।
एमआरआई अच्छा ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप डिस्क बल्ज, नर्व रूट कंप्रेशन देख सकते हैं। उसका इंडिकेशन ये होता है हमारे, अगर आपको करानी है, अगर पैरों में सिम्पटम्स आ रहे हैं या फिर बाउल ब्लैडर सिम्पटम, यूरिनेशन में दिक्कत आ रही है या पैरों में वीकनेस आ रही है, उन केसेस के अंदर हमें एमआरआई भी करानी सो पड़ती है। पैरों में क्या नमनेस एंड वीकनेस बोथ? यस, नमनेस, वीकनेस, मोटर मोटर वीकनेस, चलने में दिक्कत, वो सब चीज़ें आती हैं। और मेनली पैर के ना पीछे की तरफ से दर्द जाता है नीचे। तो क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर तो कंजर्वेटिव ही कराया जाता है, बिकॉज़ हर किसी के अंदर सर्जरी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर हम स्लिप डिस्क की बात करें तो भी, तो ट्रीटमेंट में ऑप्शन से आता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो पार्ट आपका फॉरवर्ड बेंडिंग का है, आगे झुकने वाला है, इसको अवॉइड करें आप। सेकंड थिंग, जब भी हमारी ना डिस्क बल्ज करेगी ना, तो आसपास की जो मांसपेशियाँ होंगी उसके अंदर स्पाज़म आता है। उस स्पाज़म को रिड्यूस करना होता है, उसको आप कर सकते हो बाय डूइंग हॉट बेल्ट या हॉट बैक फॉर्मेंटेशन, हुँ, दैट यू कैन डू अप टिल 3 टाइम्स, मॉर्निंग में करो, दोपहर में करो, रात को करो। हुँ। इसके साथ-साथ आजकल जेल्स आ गए हैं, जो डाइक्लोफेनेक प्रीगाबालिन जेल्स हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हो टॉपिकली आफ्टर हॉट बैक फॉर्मेंटेशन ओवर द बैक एरिया। इसके बाद अगर ये चीज़ आपकी एक्यूट है तो आप एलएस बेल्ट का सहारा ले सकते हैं, जो लंबोसेक्टल बेल्ट होती है कंटूर वाली, उसको बांध सकते हैं जिससे कि डिस्क के बीच की मूवमेंट्स रुक जाएँ हमारी। इसके साथ-साथ मसल रिलैक्सेंट जो मेडिसिन्स होती हैं, हुँ। उसको हम दे सकते हैं। पैरों के अंदर सिम्पटम्स आते हैं तो और मेडिसिन्स ऐड करते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट कि पैरों में नमनेस या पैरों में रेडिकुलोपैथी तो नहीं हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ ऐड की जाती है। अब जिन लोगों के अंदर विद मेडिसिन भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, हमने सब चीज़ें ट्राई की, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, सब चीज़ें ट्राई करने के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है, तो ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, जो आपके स्पाइन के अराउंड हुँ, पार्ट होता है, एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शंस, उसके ऑप्शंस भी हैं, जिसमें आपका जो स्टेरॉइड का पार्ट होता है वो डायरेक्टली अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड हम इंजेक्ट कर सकते हैं, हुँ। जिससे कि जो दर्द का पार्ट है आपका और रिड्यूस हो। इसमें और ऑप्शन होते हैं आपके पास, सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक, जिसमें जो डिस्क होती है जहाँ बाहर निकली है उसके आस-पास वाली जो नर्व है, उसमें दवाई डाली जाती है। अब जो उन्होंने ये सब चीज़ें कर ली और उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन आता है सर्जरी का। सर्जरी के पास जो ऑप्शंस होते हैं हमारे, इसमें जो डिस्क का पार्ट आपको नस को दबा रहा है, या तो वो डिस्सेक्टोमी का पार्ट कर सकते हैं, डिस्क को काट के निकाल सकते हैं। हुँ। उसके अंदर भी अगर ये चीज़ पर्सिस्ट कर रही है तो लैमिनेक्टोमी, और सीवियर केसेस के अंदर फ्यूज़न कर सकते हैं हम लोग। तो फिर ये सारे जो प्रोसीजर हैं सेफ हैं क्या? देखो, सारे प्रोसीजर्स सेफ और अनसेफ, हर एक चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उसको किस स्टेज में क्या ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। देखो, जो स्पाइन की सर्जरी होती है उसमें थोड़ा बहुत रिस्क तो रिक्वायर्ड होता है, बट आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, माइक्रो एंडोस्कोपिक सर्जरीज हो रही हैं, प्रिसाइज ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। और सर बैकएक के चांस अच्छा सर आपने पोस्चर का कुछ स्पेसिफिक एडवाइस यू वांट टू गिव फॉर सिटिंग पीपल हु आर सिटिंग एंड वर्किंग ऑन लैपटॉप? यस, इसमें जो पोस्चर का पार्ट है ना, वो आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, जो आपकी चेयर हाइट है ना, इसको पूरा नीचे रखो। जो आपकी टेबल हाइट है इसको पूरा ऊपर रखो, और लैपटॉप के ऊपर एक स्टैंड का इस्तेमाल करो, जिससे कि आप थोड़ा ना स्ट्रेट बैठ के काम कर पाओ। जब आपका बैक और जो नेक का पार्ट है स्ट्रेट रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली जब आप बेंडिंग नहीं करेंगे ज़्यादा इसके ऊपर, तो ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर नहीं लगेगा। तो भी जो पार्ट ऑफ पेन है आपका समय के साथ-साथ रिड्यूस होता चला जाएगा। एक्सरसाइज पे कोई एडवाइस? एक्सरसाइज भी हेल्प करती है हमारी, जब एक बार आपकी डिस्क बाहर आ जाती है और मांसपेशियाँ स्टिफ हो जाती हैं, तो जब हम बाकी चीज़ें फॉलो करते हैं और वो मांसपेशी की स्टिफनेस रिड्यूस होती है, तो एक्सरसाइज का रोल भी आता है इसके अंदर। मेनली एक्सटेंशन की एक्सरसाइजेस कराते हैं हम लोग। जो एक्सरसाइजेस का पार्ट होता है वो दिन में 3 बार तक किया जाता है, जिससे कि आपकी जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं वो स्ट्रेंथनिंग हो सके, जिससे कि जो चांसेस हैं इसके दोबारा से बाहर आने के, डिजीज़ के रिकरेंस होने के, वो चीज़ रिड्यूस हो जाए। तो एक्सरसाइजेस में स्ट्रेट लेग रेज़ेस, ब्रिज पोज़, कोबरा पोज़, कैट एंड काउ पोज़, इन सब चीज़ों को आप कर सकते हैं। जिन चीज़ों में आपको फ्लेक्शन करना होता है, फॉरवर्ड झुक के करनी होती है एक्सरसाइज़, उसको इनिशियली अवॉइड करो। लास्ट में सर दो एक क्वेश्चन ये है, एनी स्पेसिफिक टिप टू कीप योर बोन्स हेल्दी? देखो, इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, नॉर्मली ईज़ी भी होती हैं। फर्स्ट थिंग, सन एक्सपोज़र आप करा सकते हो, वो फ्री है, धूप मिलती है, आप बस जाके बैठना है, कपड़े हटाने हैं, थोड़ा स्किन को एक्सपोज़ कराना है आपको, सन एक्सपोज़र लेना है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, विटामिन डी का जो पार्ट है, वो ओरली डाइट के अंदर इम्प्रूव कर सकते हो। कैल्शियम को इम्प्रूव कर सकते हो डाइट के अंदर बाय टेकिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, चीज़, एग, पनीर। अलोंग विद दैट, विटामिन डी को इम्प्रूव कर सकते हो डाइट के अंदर बाय टेकिंग ब्रोकोली, मैंगोज़, पपाया, कैरट, चीज़, अंजीर, चिया सीड, आलमंड, मशरूम। इसके साथ-साथ जो आपका पोस्चर का पार्ट है, आप हुँ। इसको मेंटेन कर सकते हो। थोड़ा बहुत स्लाइट वॉकिंग आप कर सकते हो, जिससे कि ओबेसिटी का पार्ट ना बढ़े आपका। इसके साथ-साथ जो स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, आप उसको कर सकते हो, जिससे कि आपका जो मसल कल्चर है, वो मेंटेन रहे। सर जिम जाना ज़रूरी है? देखो, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है ये चीज़। अगर आप वॉकिंग कर रहे हो, आपकी एज के हिसाब से ये चीज़, अगर एज ज़्यादा है आपकी ना, तो आप पहले इनिशियली वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, और हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें, बिकॉज़ उसमें इंजरी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं।
अगर आप यंग हैं, आप जिम जा रहे हैं पहले से, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप पोस्चर मेंटेन करके करें जिम जा रहे हैं जब। वेट को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें, रेपिटेशंस ज़्यादा करें रादर देन कि नंबर जो वेट है उसको बढ़ाने की, केजीज़ बढ़ाने की बजाय रेपिटेशंस को बढ़ाएँ। प्रॉपर पोस्चर रख के करें, बैक का जो पार्ट है जब भी आप लिफ्टिंग करते हैं, स्ट्रेट रख के करें। स्क्वाटिंग के टाइम पे भी, डेडलिफ्ट के टाइम पे भी बैक का जो पार्ट है वो स्ट्रेट रखें। जिम जा सकते हो, कोई मनाही नहीं है, जाना चाहिए, अच्छी चीज़ होती है। Perfect, sir. Thank you. Thank you for coming on this show and giving us such good advices and enlightening us on such many issues which are common issues of general population. Thank you, sir. Thank you so much for having me here.